हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार श्रीवास्तव कॉमर्स हेल्पलाइन के इस कॉमर्स स्टडी पोर्टल पर आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से होंगे। आपके इस कॉमर्स स्टडी के प्लेटफॉर्म पर इस कॉमर्स को पढ़ने की प्रक्रिया में हम एक टॉपिक आज आपसे डिस्कस करेंगे, एक टॉपिक पर आपसे डिस्कस करेंगे जिसके बारे में हमने एक संक्षिप्त परिचय आपको पहले लेखांकन के प्रमुख शब्दों की सीरीज में बताया था। आज उसे हम थोड़ा विस्तृत तरीके से जानेंगे क्योंकि अब वो समय आ गया है जब हमें इसे विस्तृत तरीके से जानना है, क्योंकि इसके ऊपर हमें अब अंकीय गणनाएं या अकाउंटिंग वर्क्स करने हैं और इसे जानना इतना जरूरी है कि बिना इसके जर्नल जैसा वर्क, जर्नल जैसी अकाउंटिंग एक्टिविटी आप संपादित ही नहीं कर सकेंगे। और वो पॉइंट है अकाउंट। मैंने पिछली वीडियो में आपसे चर्चा किया था कि अकाउंट क्या होता है। एक बार उसे हम फिर से रेफरेंस के रूप में यूज कर लेते हैं क्योंकि यहां भी आपके लिए जानना जरूरी है कि वास्तव में खाता क्या है। हम आपसे एक सिंपल सी बात में चर्चा करना चाहेंगे कि खाता एक बिल्कुल सरल शब्द में अगर जाने तो जब हम किसी दुकान से उधार सामान खरीदते हैं तो वह दुकानदार हमारे लिए एक अलग से पेज बना देता है और हमारे द्वारा ली गई वस्तुओं और हमारे द्वारा भुगतान की गई धनराशि का विवरण हमेशा उसी पर लिखता रहता है। जब भी हम उससे उधार सामान खरीदते हैं वो वहां पे तुरंत डेट वाइज लिख लेता है और जब हम उसे अमाउंट पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे जमा लिखकर सपोज दैट 5,000 पेमेंट किया तो 5,000 घटा देता है, 5,000 फिर हमारे नाम क्रेडिट कर देता है। फिर ऐसे हम लेते रहते हैं और इस तरह से हमारे द्वारा की गई सारी एक्टिविटी उसके एक पेज पर नोट होती रहती है। तो जिस पेज पर ये एक्टिविटी हमारे लिए स्पेशली नोट करता है उस दुकानदार की भाषा में वो हम जैसे ग्राहक के लिए हमारा खाता होता है। बिल्कुल सरल शब्दों में कि हमारे द्वारा किए जाने वाले या किसी ग्राहक द्वारा किए जाने वाले समस्त व्यवहारों को जब एक पृष्ठ पर तिथिवार या सुविधानुसार या नियम के अंतर्गत लिख लिया जाता है तो उस पृष्ठ पर लिखे गए विवरण को ही खाता कहा जाता है। लेकिन अगर इसे अकाउंटिंग लैंग्वेज में व्यक्त करना हो तो वहां पे हम लिखेंगे कि सरल शब्दों में किसी व्यक्ति, वस्तु, संपत्ति, आय तथा व्यय से संबंधित एक निश्चित अवधि के समस्त व्यवहारों को एक निश्चित पृष्ठ पर निश्चित नियम के अनुसार तिथिवार लिखना, तिथिवार लिखित विवरण उसका खाता कहलाता है। यहां पे संशोधन कर लें, समस्त व्यवहारों का एक निश्चित पृष्ठ पर लिखित नियम के अनुसार तिथिवार लिखित विवरण उसका खाता कहलाता है। यहां भी वही बात है कि जो व्यवहार हम इस पृष्ठ पर लिख रहे हैं, एक निश्चित जगह पर लिख रहे हैं, वो किससे संबंधित होगा? या तो किसी व्यक्ति से संबंधित होगा या किसी वस्तु से संबंधित होगा या किसी संपत्ति से, किसी आय से अथवा व्यय से संबंधित समस्त व्यवहार को एक पृष्ठ पर लिख लिया जाए। और लिखने का जो तरीका है वो कुछ निश्चित नियम होंगे, जिस नियमों के तहत हम अपने हिसाब किताब की पुस्तकों में लेखा करते हैं तो उन नियमों को शामिल किया जाए, उन तिथियों को शामिल किया जाए जिन तिथियों पर ये व्यवहार किए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एक निश्चित अवधि।
अवधि का मतलब ये होता है, बहुत से लोग लेन देन कैलेंडर वर्ष से करते हैं। कैलेंडर वर्ष की बात करें तो हमारा कैलेंडर वर्ष ये जनवरी 1 से स्टार्ट होकर दिसंबर 31 को क्लोज हो जाता है। बहुत से लोग इसे फाइनेंशियल ईयर लेके चलते हैं। अकाउंट्स में मुख्य रूप से हम जहां भी देखें तो फाइनेंशियल ईयर ही अडॉप्ट किया जाता है। तो फाइनेंशियल ईयर हमारा क्या होता है, ये हमारा अप्रैल 1 से स्टार्ट होता है और मार्च 31 को क्लोज होता है। तो जो ये अवधि की बात कर रहे हैं, या तो कैलेंडर ईयर की अवधि होगी, या ये फाइनेंशियल ईयर की अवधि होगी, या ऐसा भी हम कह सकते हैं कि महीने वाइज, जैसे छोटे दुकानदार हैं, छोटे ग्राहक हैं, तो महीने महीने का हिसाब रखते हैं कि भाई इस महीने में आपने कुल इतने की सामान को खरीदा उधार लिया है और इसके बदले आपने हमको इतनी धनराशि भुगतान किया है, या आपका इस महीने का लिया गया और भुगतान किया गया धनराशि बराबर है, कितना बचा हुआ है, ये कितना अधिक है। मींस जो भी व्यवहार हो रहे हैं, या तो महीने वाइज या तो वर्ष वाइज हम इसे दिखाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि खाता क्या है, कि किसी व्यक्ति, वस्तु, संपत्ति, आय अथवा व्यय से संबंधित समस्त व्यवहारों को जब एक निश्चित पृष्ठ पर निश्चित नियम के अनुसार तिथिवार और निश्चित अवधि के लेन देनों को लिख दिया जाता है, विवरण के रूप में लिख दिया जाता है, तो वह पृष्ठ, वह विवरण ही उस व्यक्ति या उस ग्राहक का खाता कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें देखेंगे कि वास्तव में खाते कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, खातों के प्रकार की अगर बात करें तो यहाँ पे मुख्य रूप से जो खाते हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। देखते हैं, इसके लिए एक हम डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में हम देखते हैं कि खातों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला तो इसे कहा जाता है व्यक्तिगत खाता, व्यक्तिगत खाता, और दूसरा जो होता है वो होता है अव्यक्तिगत खाता, अव्यक्तिगत खाता। इसे हम इंग्लिश में अगर कहें तो इसे हम लिख सकते हैं पर्सनल अकाउंट, और ये हमारा कहलाएगा इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट। अब इन दोनों के बारे में हम अलग अलग बेहतर तरीके से समझेंगे। हम बात करें अगर पर्सनल अकाउंट की, कि पर्सनल अकाउंट या व्यक्तिगत खाता क्या होता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ये किसी व्यक्ति को व्यक्ति की तरफ संकेत करता है। व्यक्ति में व्यक्ति, संस्था, इस तरह के खातों को ये प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे कि व्यक्ति क्या होता है। तो अभी तक हम यह समझते रहे हैं कि व्यक्ति वो है जो सांस लेता है, व्यक्ति वो है जो भोजन ग्रहण करता है, जो सांस को छोड़ता है, पानी को पीता है, इस तरह की जो सोता है, जगता है, उठता है, बैठता है, हंसता है, बोलता है, इस तरह की एक्टिविटी करता है, वो व्यक्ति है। लेकिन यहाँ पे अकाउंटिंग के फैक्ट में अगर देखें तो व्यक्ति के अंदर 3 गुण होने चाहिए, तो उसे हम व्यक्ति की श्रेणी में रख सकते हैं। वे 3 गुण कौन से होंगे? तो व्यक्ति होने के जो 3 गुण आवश्यक हैं, वे 3 गुणों में हम देखें तो पहला तो है अर्निंग, मीन्स कमाना, मीन्स धनार्जन करना, पैसा जनरेट करने की स्थिति उसके अंदर होनी चाहिए। सेकंड है स्पेंडिंग, मीन्स वहां पे खर्च भी होना चाहिए, खर्च करना, कमाना, खर्च करना। और जो तीसरी है, एक नेचुरल सी बात है, वो है सेविंग, बचाना। इसी को ही हम प्रॉफिट से जोड़ सकते हैं कि लाभ कमाने के उद्देश्य से काम करना। तो किसी भी व्यक्ति के अंदर मुख्य रूप से जब हम अकाउंट्स की फील्ड में बात करते हैं तो उसके अंदर ये 3 हैबिट्स अगर हैं तो उसे हम व्यक्ति की श्रेणी में रख सकते हैं। पहला कमाना, दूसरा खर्च करना और तीसरा बचाना। तो
किसी व्यक्ति से संबंधित या किसी संस्था से संबंधित खातों को व्यक्तिगत खातों के अंतर्गत रखा जाता है। इसे भी 3 भागों में बांटा गया है। अगर बात करें व्यक्तिगत खाते के विभाजन की, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। व्यक्तिगत खाते को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, इसे प्राकृतिक व्यक्तिगत कहा जाता है, प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता। दूसरे की अगर बात करें तो दूसरा जो खाता हमारा होता है वो होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट मीन्स कृत्रिम व्यक्तिगत खाता, कृत्रिम व्यक्तिगत खाता। और जो तीसरा होता है आपका उसे बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, इसे बोलते हैं प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता। इस जो व्यक्तिगत खाते को 3 भागों में बांटा गया है। अब 3 भागों में कुछ जगह पे आपको 4 भागों में इसका विभाजन मिल सकता है, लेकिन जो चौथा विभाजन है वो होता है मालिक के दृष्टिकोण से विभाजन, नहीं मीन्स जो ओनर को इंडिकेट करता है, तो उसे भी हम नेचुरल में ले लेते हैं। अभी देखते हैं उसका डिवीजन हम थोड़ा सा अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से जानना चाहेंगे। तो पहले ये देखते हैं कि नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं। नेचर प्रकृति मीन्स वे व्यक्ति जिन्हें प्रकृति ने बनाया है। अब प्रकृति ने किसे बनाया है व्यक्ति के रूप में, या तो वो कोई आदमी होगा या तो वो कोई औरत होगा। मीन्स ऐसा खाता जो किसी व्यक्ति को, व्यक्ति विशेष को इंडिकेट करता है। तो व्यक्ति विशेष में हम ले सकते हैं राम, सीता, ये हमारे व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत आ रहे हैं। अभी इस व्यक्तिगत खातों में एक चीज और शामिल कर लेते हैं कि बिजनेस का जो ओनर होता है, बिजनेस का जो मालिक होता है, वो मालिक कुछ ऐसी एक्टिविटी करता है जिसका संबंध सीधे सीधे मालिक से होता है। मीन्स वो काम केवल मालिक ही करता है ना। और मालिक कैसा होता है, नेचुरल व्यक्ति होता है। मालिक चूंकि नेचुरल व्यक्ति होता है और हम उस मालिक के द्वारा की गई एक्टिविटी को मालिक के नाम से नहीं लिखते बल्कि दूसरे शब्दों के द्वारा जानते हैं। तो अगर ऐसे शब्दों की बात करें तो वे शब्द सीधे सीधे मालिक को इंडिकेट करते हैं। तो वे 2 शब्द कौन से हैं जो इनका संबंध सीधे सीधे मालिक से होता है? वे 2 शब्द हैं आपके, अगर उन 2 शब्दों की बात करें तो उसमें एक शब्द है आपका कैपिटल अकाउंट। मालिक जब बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, पैसा लगाता है, तो उसे पूंजी बोलते हैं। अगर प्रश्न करके देखा जाए कि पूंजी कौन लगाया है या धन कौन लगाया है, तो किसी व्यक्ति का नाम निकल के आता है, उस व्यक्ति ने लगाया है। और वो व्यक्ति एक यूनिक पर्सन होता है, संस्था का मालिक, ओनर। तो ये भी किसी व्यक्ति को सीधे सीधे और नेचुरल पर्सन को इंडिकेट करता है, इसलिए इसे भी नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर रखा जाता है। दूसरा काम जो मालिक करता है वो करता है ड्राइंग्स ना, क्योंकि मालिक ने पैसा लगाया भी है और मालिक अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए पैसा निकालता भी है। तो ऐसी स्थिति में इसे, इस ड्राइंग्स को भी नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत रखा जाता है। अब नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत रखने के पीछे जो मेन कारण है वो ये है कि ये भी सीधे सीधे किसी व्यक्ति को ही इंडिकेट करता है और इस व्यक्ति के इंडिकेशन में सीधा सीधा मालिक को इंडिकेट करता है। और मालिक कैसा व्यक्ति होता है? एक नेचुरल पर्सन होता है। तो मुख्य रूप से नेचुरल पर्सन अकाउंट में कोई व्यक्ति होगा और या व्यक्ति में या तो कोई पुरुष होगा या तो कोई महिला होगी। इन्हें हम कुछ और नामों से भी जानते हैं, जैसे जिससे हम व्यक्ति धन लेता है उसे क्या बोलता है?
जिससे हम धनराशि उधार लेते हैं या जिससे हम धनराशि उधार खरीदते हैं, तो वो कहलाता है क्या, क्रेडिटर। और जिस व्यक्ति को हम उधार माल बेचते हैं या जिस व्यक्ति को हम उधार धनराशि देते हैं इन फ्यूचर वापस पाने के लिए, तो हमारा कहलाता है क्या, डेटर कहलाता है। और इस डेटर और क्रेडिटर की अगर बात करें तो ये भी किसी व्यक्ति की तरफ इंडिकेट करता है। इस तरह से डेटर और क्रेडिटर को भी हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या है, इसके अंदर भी वही गुण होता है, कमाना, खर्च करना और बचाना। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से शामिल होते हैं व्यक्ति, तो ये आर्टिफिशियल का मतलब ये है बनावटी, जिसे प्रकृति ने न बनाया हो बल्कि मानव द्वारा निर्मित हो। तो मानव द्वारा निर्मित होने के पीछे क्या लॉजिक काम करेगा, मीन्स वो एक संस्था के रूप में होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में होगा। तो वहां पे क्या होगा कि उसके भी यही तीन काम होंगे। एक तो वो मनी को जनरेट करेगा, फिर मनी को स्पेंड करेगा और वहां पे सेविंग भी करेगा। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं लाभ कमाने के उद्देश्य से या समाज सेवा करने के उद्देश्य से भी वो कार्य कर सकता है। तो इसमें कुछ संस्थाएं आती हैं, जैसे इसमें हम देखें तो एक हमारा बैंक अकाउंट हो जाता है। बैंक अकाउंट क्या होता है, एक आर्टिफिशियल होता है, इसको व्यक्ति के द्वारा बनाया गया होता है। किसी कंपनी का अकाउंट हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, कॉलेज का अकाउंट हो सकता है और किसी क्लब का अकाउंट हो सकता है। मींस इस तरह से किसी जो संस्था को इंडिकेट करते हो उन्हें हम कृत्रिम व्यक्तिगत के नाम से जानते हैं। मींस कृत्रिम व्यक्तिगत वो है जिसे प्रकृति ने नहीं बनाया है बल्कि जिसे व्यक्ति के द्वारा बनाया गया है और कार्य कैसा करता है, बिल्कुल नेचुरल पर्सन जैसा कार्य करता है। तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से हमारे ऑर्गेनाइजेशन या संस्थाएं आती हैं कृत्रिम व्यक्तिगत के अंतर्गत, जो प्राकृतिक व्यक्तिगत जैसे व्यवहारों को करती हैं। नेक्स्ट आपका जो अकाउंट है उसे बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की अगर बात करें तो इसमें भी ये खाते क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं या किसी व्यक्ति के समूह को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा कह सकते हैं। मींस ये किसी व्यक्ति को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंट करने का मतलब उसी की तरफ संकेत करना या उसे ही व्यक्त करना, और किसी व्यक्ति के समूह की तरफ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनमें ये मुख्य रूप से होते तो हैं व्यय और आय के रूप में, लेकिन इनमें चार शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वे चार शब्द कौन से होते हैं, एक तो आपका होता है आउटस्टैंडिंग, जिसे हिंदी में अदत्त के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है प्रीपेड, तीसरा होता है एकर्ड और चौथा होता है अनएकर्ड। ना मीन्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एकर्ड एक्सपेंसेस, अनएकर्ड इनकम या एकर्ड इनकम, अनएकर्ड इनकम। मीन्स क्या है कि ऐसे एक्सपेंस या ऐसी इनकम जिसमें ये चार शब्द लगे हों। कौन कौन से शब्द, पहला आउटस्टैंडिंग, दूसरा प्रीपेड, तीसरा एकर्ड और चौथा अनएकर्ड। मींस अगर उसमें ये चार शब्द लगे हों तो इसे हम प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते के नाम से जान सकते हैं। अब जानते क्यों हैं प्रतिनिधि, क्योंकि ये किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर यहाँ पे प्रश्न किया जाए कि जैसे यहाँ पे एक्सपेंस की जगह पे हम वेजेस रख दें, सपोज दैट यहाँ पे एक्सपेंस की जगह पे वेजेस रख दिया जाए, और एक प्रश्न किया जाए कि मजदूरी किसकी आदत है, क्योंकि इसकी हिंदी होगी आदत्त मजदूरी, और अगर पूछा जाए कि मजदूरी किसकी आदत है तो ये किसी व्यक्ति का सीधे सीधे इंडिकेट कर देगा कि राम मिलन की, सुरेश की, सीता की। मीन्स किसी एक व्यक्ति की तरफ इंडिकेट करता है। मीन्स उस व्यक्ति को ये दूसरे नाम से रिप्रेजेंट कर दे रहा है और इंडिकेशन सीधा सीधा उस व्यक्ति की तरफ होता है। तो इस तरह से ऐसे ही प्रीपेड किसे पहले भुगतान कर दिया गया, एडवांस किसे भुगतान कर दिया गया,
तो किस व्यय के लिए भुगतान कर दिया गया, तो इसके लिए इसमें भी किसी व्यक्ति को या किसी संस्था की तरफ इंडिकेट कर देता है। ऐसे ही आपने इनकम जनरेट कर ली है, एकॉर्ड का मतलब क्या होता है, आपने इनकम को जनरेट कर दिया बट आपको अभी मिल नहीं पाया है। तो ऐसी स्थिति में हम देख लेते हैं कि ये इनकम हमने कहाँ जनरेट की है। तो ये इनकम हमने या तो किसी व्यक्ति के पास जनरेट की होगी या किसी संस्था के पास जनरेट की होगी, लेकिन अभी वो हमें मिल नहीं सका है। तो अगर यहाँ पे प्रश्न किया जाए हमने किसके पास इनकम जनरेट की या किससे हमें ये इनकम मिलनी है, ठीक है, जो अभी मिली नहीं है, तो वो भी किसी एक व्यक्ति को या किसी संस्था को रिप्रेजेंट कर देगा। ऐसे ही हमारा अनएकर्ड मीन्स क्या होता है कि हमने अभी कमाया नहीं है, ठीक है, मीन्स पहले ही हमें मिल चुका है, अभी हमने कमाया नहीं है, तो ये एज ए लाइबिलिटी बन जाता है हमारा। लेकिन अगर इंडिकेशन की बात करें तो ये किसी व्यक्ति को या किसी संस्था की तरफ इंडिकेट करता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते किसी व्यक्ति की तरफ इंडिकेट करते हैं और इनकी पहचान का सबसे अच्छा तरीका है ये या तो एक्सपेंस के रूप में होंगे या तो इनकम के रूप में होंगे, लेकिन इनके साथ ये 4 शब्द जरूर लगे होंगे, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एकर्ड और अनएकर्ड। तो इस तरह से अगर ये लगे होते हैं तो इन्हें हम जान जाते हैं कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हैं। किसी संस्था की बात की जा रही हो तो ये हमारा होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और किसी नेचुरल व्यक्ति की तरफ डायरेक्ट इंडिकेशन हो जिसमें कैपिटल और ड्राइंग्स को भी सम्मिलित करते हैं, तो इसे भी हम क्या कहते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। पर हम लोग ये जो डेटर अकाउंट है और ये क्रेडिटर अकाउंट है, इस डेटर अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट को अगर हम यहां से नेचुरल पर्सनल अकाउंट की जगह से हटाकर अगर इसे हम रिप्रेजेंटेटिव की तरफ कर दें तो ये ज्यादा सुविधाजनक हो जाएगा। मींस डेटर्स अकाउंट या क्रेडिटर अकाउंट, इससे क्या होगा, किसी ग्रुप को इंडिकेट करने लगेगा। तो ये डेटर अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट किसी रिप्रेजेंट करता है किसी व्यक्ति को। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, दूसरा खाता आपका है, पहला व्यक्तिगत खाता आपने देख लिया, इसके बाद जो दूसरा है आपका इम्पर्सनल अकाउंट या अव्यक्तिगत खाता। जैसा कि नाम से यह स्पष्ट हो रहा है यह किसी व्यक्ति से या किसी संस्था से संबंधित नहीं होता। मींस इसका संकेत किसी व्यक्ति की तरफ या किसी संस्था की तरफ नहीं होगा, बल्कि किन्हीं अन्य बातों की तरफ इसका संकेत होगा। तो वे अन्य बातें कौन सी होंगी, तो अन्य बातों की अगर हम बात करें तो यहां पे देखिए हमने आपसे बात किया था किसी व्यक्ति को इंडिकेट करता है या किसी वस्तु को इंडिकेट करता है या संपत्ति को इंडिकेट करता है। तो यहां पर आपने इस व्यक्तिगत खाते में स्पेशली व्यक्ति को देख लिया, लेकिन इसके अलावा अभी हमारे वस्तु, संपत्ति, आय तथा व्यय इनसे संबंधित भी खाते होते हैं। मींस संपत्तियां होती हैं व्यवसाय में, कुछ अस्थायी संपत्तियां होती हैं, कुछ चल संपत्तियां भी होती हैं। हमारे व्यवसाय में कुछ मदें ऐसी होती हैं जो कि हमारी इनकम को शो करती हैं, कुछ मदें ऐसी भी होती हैं जो हमारे एक्सपेंसेस को शो करती हैं, तो वो भी हमें यहां देखना होता है। और साथ साथ कोई वस्तु ऐसी होती है कि जिसे हम अलग अलग तरीके से उसके बारे में नॉलेज कर पाते हैं। तो इन्हीं सारी बातों को शामिल करके आपका ये दूसरा खाता बनाया गया है जिसे इम्पर्सनल अकाउंट के नाम से जाना जाता है। अब अगर इम्पर्सनल अकाउंट की बात करें तो इम्पर्सनल अकाउंट को भी 2 भागों में बांटा गया है। इम्पर्सनल अकाउंट की अगर बात की जाए तो इसे भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। 2 भागों में इसमें देखा जाएगा तो फर्स्ट हमारा कहलाता है वास्तविक खाता। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पहले वाले को वास्तविक खाता, और इसकी जो इंग्लिश होती है वो होती है रियल अकाउंट। दूसरा हमारा होता है अवास्तविक खाता। अवास्तविक खाता, और इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में नॉमिनल अकाउंट। अब यहां पे इन दोनों के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। अव्यक्तिगत खाते में जैसा कि आपने देखा कि ये वे खाते होंगे जो कि किसी व्यक्ति की तरफ इंडिकेट न करके किसी वस्तु की तरफ, संपत्ति की तरफ, आय या व्यय की तरफ इंडिकेट करते हैं।
तो इन्हीं विशेषताओं के कारण इसको भी दो ग्रुप में बांटा गया। पहला हमारा कहलाया रियल अकाउंट और दूसरा हमारा कहलाता है नॉमिनल अकाउंट। अब रियल अकाउंट क्या होता है, नाम से भी ये भी बिल्कुल स्पष्ट, रियल मींस वास्तव में, जो जिनका अस्तित्व है, जिन्हें दुनिया जिनके अस्तित्व को स्वीकार करती है कि ये वास्तव में हैं। अब अगर कोई वस्तु दुनिया में है, उसका अस्तित्व है, तो उसे भी हम दो तरीके से जान सकते हैं। कुछ चीजें तो ऐसी हैं जिन्हें हम बिल्कुल एहसास कर सकते हैं, मींस जिनके बारे में, जिनका नाम लेने के बाद हमारे दिमाग में एक चित्र बन जाता है उनका, मींस एक फिक्स उनका डायग्राम बन जाता है कि ये इसका आकार ऐसा ही होगा। और दूसरा वास्तविक चीजें क्या होती हैं हमारी, जिनको हम, जिनसे लाभान्वित होते हैं, जिनका हम फायदा लेते हैं, जिनसे हम डायरेक्ट रिलेशन रखते हैं, जिनका डायरेक्ट हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है, लेकिन हम उनके शेप को नहीं देख सकते, हम उनको फील नहीं कर सकते वे हैं कहां पे, लेकिन उनके एडवांटेजेस को भी हम, उनके एडवांटेज को, उनके लाभ को हम प्राप्त करते हैं। तो इन विशेषताओं के कारण आपका जो रियल अकाउंट है, इस रियल अकाउंट को भी दो भागों में बांटा जाता है। रियल अकाउंट, वास्तविक खाते को दो भागों में बांटते हैं, जिसमें पहला आपका कहलाएगा टेंजिबल अकाउंट, टेंजिबल रियल अकाउंट, टेंजिबल रियल अकाउंट मींस इसकी जो हिंदी हो जाएगी वो हो जाती है मूर्तमान खाता। और दूसरे की अगर बात करें तो इसी का जस्ट अपोजिट इंटेंजिबल, इंटेंजिबल रियल अकाउंट मींस अमूर्तमान। अब इसको भी समझना बहुत आसान है, मूर्तमान भी स्पष्ट हो रहा है शब्द से ही, अमूर्तमान भी स्पष्ट हो रहा है शब्द से ही। अब इनको हम थोड़ा समझ लेते हैं। अगर मूर्तमान की बात की जाए तो मूर्तमान हमें क्या बताता है कि ऐसे खाते जिनकी कोई मूर्ति होती है, मींस जिनका कोई आकार होता है, जिनका कोई शेप फिक्स होता है। जैसे अगर हम चेयर की बात करें तो अगर हम कहते हैं चेयर, तो चेयर कहने पर हमारे दिमाग में एक ऐसी स्ट्रक्चर घूमती है जिसपे आराम से बैठा जा सकता है, जिसमें हत्थे हो भी सकते हैं हाथ रखने के लिए, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन पीछे सपोर्ट होना बहुत जरूरी है अपनी बैक को लगाने के लिए। ठीक है, अगर सपोर्ट नहीं तो उसको स्टूल माना जाएगा। मींस अगर चेयर की बात करें तो हमारे दिमाग में एक चेयर का शेप आ जाता है, लेकिन अगर हम बात करें तो चेयर का नाम लेने के बाद कभी टेबल का शेप हमारे दिमाग में नहीं आता। मींस क्या है कि चेयर का एक शेप होता है। अगर हम बोर्ड की बात करें तो बोर्ड का भी एक शेप होता है कि ये हमारा वर्गाकार होगा या आयताकार होगा। आपने गोलाकार बोर्ड नहीं देखा होगा। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी चीज का एक शेप होता है। होम की अगर हम बात करें, घर, तो एक दीवार होगी, उसमें छत होगी, रहने के लिए रूम होंगे ना, इस तरह की कुछ भावनाएं हमारे अंदर जागृत हो जाती हैं। भाई सीधी सी बात है कि होम कहने पे घर का चेहरा आता है, किसी गार्डन का चेहरा नहीं आएगा, किसी लॉन का चेहरा नहीं आएगा। मींस इसका एक शेप होता है। तो कुछ ऐसे खाते जिनकी मूर्ति, जिनका आकार, जिनका शेप बिल्कुल फिक्स होता है, उन्हें कहा जाता है मूर्तमान खाता, टेंजिबल अकाउंट। इसमें आते कौन कौन से हैं? अगर इसमें खातों की बात करें तो पहला आपका आ जाएगा लैंड, जिसको भूमि बोलते हैं, लैंड, बिल्डिंग। थर्ड मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, हाँ, इसमें एक चीज और आपको ध्यान देने की आवश्यकता है जो काफी इंपॉर्टेंट है, और वो है आपका कैश अकाउंट। कैश मीन्स नकद धनराशि, नोट, रुपया या सिक्का। इसके अंदर विशेषता क्या है? देखिए, इन सारी चीजों को अगर हम देखें तो इन सारी चीजों को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, इनका एक डायग्राम ब्रेन में बनता है। ठीक है, मींस ये सारे गुण इनके अंदर हैं। ये टचेबल है, ये सीनेबल है, ये फीलेबल है, मींस ये सारी क्वालिटीज इसके अंतर्गत होती हैं। तो ऐसे खाते
जिनके कोई आकार फिक्स होते हैं, जिनकी कोई मूर्ति होती है, उन्हें मूर्तमान की श्रेणी में रखते हैं। अब बात आती है कि अमूर्तमान कौन से हो सकते हैं, मीन्स जिनका हमें फायदा मिल रहा है लेकिन उनकी मूर्ति ना हो। तो इन्हें भी हम 3-4 आपके सिलेबस के अनुसार 3-4 नामों से जानते हैं, 3-4 तरह के होते हैं। पहला तो आपका है, हमने आपसे पहले चर्चा किया इस पे, वो होता है हमारा गुडविल, इसको हिंदी में हम ख्याति कहते हैं। दूसरा आपका है पेटेंट, इसे हम एकस्व या एकाधिकार बोलते हैं, एकस्व। तीसरा होता है आपका कॉपीराइट ना, इसको बोलते हैं प्रकाशन का अधिकार। और एक चौथा हम बोल सकते हैं ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क मीन्स व्यापार चिन्ह। देखिए, इन चारों के बारे में थोड़ा हमको विस्तृत तरीके से जान लेने की आवश्यकता है। अगर हम बात करें गुडविल की, पहला पॉइंट अगर हम देखें गुडविल, गुडविल क्या होती है, ख्याति। ख्याति को सरल शब्दों में अगर जाने तो ये होती है फेमस होना, प्रसिद्ध होना। अब प्रसिद्ध होने को कैसे सिद्ध कर सकते हैं, प्रसिद्ध होने की बात को सिद्ध करने के लिए आप एक एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज दैट मार्केट में 2 दुकानें हैं, एक दुकान ऐसी है जो कि फेमस है, प्रसिद्ध है, वो दुकान क्या है, प्रसिद्ध है। और दूसरी दुकान क्या है, बिल्कुल नई दुकान है, ठीक है, या कुछ पुरानी भी हो सकती है। तो इनमें देखें कि फेमस, इस गुडविल का क्या रोल होता है। सपोज दैट कोई कस्टमर मार्केट में आता है यहाँ पे, और ये दोनों दुकानें लोहे के सामान की हैं, मींस ये आयरन मटेरियल बेचते हैं, सीमेंट, मोरंग, सरिया, गिट्टी बोल सकते हैं आप, या फिर खिड़की दरवाजे बोल सकते हैं, ग्लास वगैरह बोल सकते हैं। सपोज दैट इसकी दुकान है। अब किसी व्यक्ति को लोहे का रॉड लेना है, और वो व्यक्ति मार्केट में आता है, किसी व्यक्ति से पूछता है भाई हमको ये सामान लेना है और इस सामान को हम कहाँ लेने जाएं। तो चूंकि ये वाला व्यक्ति फेमस है, इसका नाम जबान पे रटा हुआ है और लोग इसकी किसी न किसी गुण से प्रभावित भी हैं, तो ये जो दूसरा व्यक्ति जिसे सलाह ले रहा है तुरंत बोल देता है क्या भाई फला व्यक्ति के यहाँ चले जाइए, आप अमुक व्यक्ति के यहाँ चले जाइए, उसके यहाँ आपको वैरायटीज भी मिल जाएंगी, रेट भी रिजनेबल लग जाएगा, और इनको लोग जानने पहचानने वाले भी हैं। अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो आप बाद में इनसे शिकायत भी कर सकते हैं, या किसी के माध्यम से आप इनके ऊपर दबाव भी बना सकते हैं अपने सामान को वापस करने के लिए, क्योंकि काफी फेमस व्यक्ति इनको ज्यादा लोग जानते हैं। तो और वो सामान हमें इस नई दुकान में भी मिल सकता है। हो सकता है कि इनके पास वो पुराना हो लेकिन इनके पास एकदम मॉडर्न हो, बिल्कुल नया हो, या नए इन्वेंशन का हो, नई टेक्नोलॉजी की का सामान इनके पास हो, लेकिन क्या है फेमस ये है, ये फेमस अभी नहीं है। तो कस्टमर जो इनके यहाँ जाके सामान ले सकता था वो कहाँ जा रहा है, सीधे सीधे इनके यहाँ जा रहा है। मींस इन्हें अपने नाम के कारण ज्यादा कस्टमर मिल रहे हैं, और ज्यादा कस्टमर मिल रहे हैं तो वो लाभ भी इनके हिस्से में आ रहा जो इनके हिस्से में जाता। तो एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है जो कि हमारी गुडविल को शो करता है। तो मींस गुडविल, अब आप देखिए आदमी का प्रसिद्ध होना हम कैसे महसूस कर सकते हैं, आदमी प्रसिद्ध है लेकिन इसका कोई आकार तो है नहीं, कोई शेप तो नहीं, इसकी कोई मूर्ति नहीं है, इसलिए ये अमूर्तमान की श्रेणी में आता है। अब इसमें देखिए फायदा तो हो रहा है, इसका लाभ हमें सीधा सीधा डायरेक्ट पहुंच रहा है। मींस जैसे संपत्तियों के कारण हमें फायदा होता है लंबे समय तक, वैसे प्रसिद्ध होने के कारण भी हमें लंबे समय तक फायदा मिल रहा है। लेकिन इसकी एक अलग बात यह है कि इसके द्वारा जो है इसे हम देख नहीं सकते हैं, इसे हम महसूस नहीं कर सकते हैं, ये थोड़ा सा समझने की बातें हैं। दूसरी बात की अगर हम बात करें यहां पे, तो सेकंड आपका है गुडविल के बाद नेक्स्ट आपका है पेटेंट। एकस्व या एकाधिकार इसको बोलते हैं। ये क्या चीज होती है इसे भी थोड़ा समझ लेना जरूरी है। पेटेंट मीन्स क्या होता है कि हमें उस काम को करने के लिए एकमात्र अधिकारी हम ही हों,
हमारे अलावा कोई व्यक्ति करने वाला ना हो। एक सरल एग्जांपल में अगर हम देखें तो अगर हम कहें कि अमेठी में कॉमर्स पढ़ाने का पेटेंट अगर केवल हमें मिल जाए तो इस अमेठी क्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं उन्हें कॉमर्स पढ़ने के लिए कहाँ आना पड़ेगा, सिर्फ मेरे पास आना पड़ेगा। मींस कॉमर्स से रिलेटेड, कॉमर्स पढ़ने वाले बच्चों से जितनी भी इनकम जनरेट हो सकती है वो सारी इनकम किसे मिलेगी, हमें मिलेगी, किसी और व्यक्ति को नहीं मिलेगी। तो ऐसे ही तमाम प्रोडक्ट हैं जिनके पेटेंट हैं, जैसे हल्दी का पेटेंट, नीम का पेटेंट, ऐसे अलग अलग कंट्रीज के पास अलग अलग वस्तुओं के पेटेंट हैं जो केवल उस वस्तु को बेचने का काम कर सकते हैं। कोई और कंट्री या कोई और दुकानदार उस वस्तु को बेचने का काम नहीं कर सकता। तो यहां पे भी क्या है कि डायरेक्ट फायदा उसी व्यक्ति को मिलता है जिसके नाम ये पेटेंट होता है, जिसने अपना एकाधिकार वहां पे करा रखा होता है। थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो वो है कॉपीराइट। इसके बारे में भी आपने कई बार सुना होगा कि कॉपीराइट में किसी पिक्चर के गाने को किसी ने कॉपी कर लिया या किसी की थीम को किसी ने कॉपी कर लिया तो उसके ऊपर क्लेम कर देता है भाई आपने हमारी चीज को कॉपी की, इसके बदले आप हमें पेनाल्टी दीजिए, कुछ दंड लगा देता है। लेकिन यहाँ पे है क्या, कॉपीराइट का सीधा सीधा संबंध है कि प्रकाशन, जैसे अगर हमने कोई बुक लिखी तो उस बुक को छापने का और उस पर जो भी इनकम जनरेट हो रही उसे पाने का अधिकार किसको होगा, सिर्फ हमें होगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को हम उसको छापने का अधिकार दे दे रहे हैं तो वो व्यक्ति उस पुस्तक को छापेगा और छापने के बाद उसे मार्केट में बेचेगा, तो उसमें जो भी फायदा हो रहा है सिर्फ उस व्यक्ति को मिलेगा फायदा, क्योंकि वो उस किताब को छाप रहा है और हमारा और उसका क्या संबंध है, किस तरीके से किस मूल्य पे हमने उसको छापने के लिए दिया है, ये हमारे उसके बीच की बात है। लेकिन ये उस किताब को उस व्यक्ति के अलावा कोई और नहीं छाप सकता है। ऐसे ही फिल्मों में भी होता है कॉपीराइट। तो यहां से भी सीधा सीधा डायरेक्ट हमको फायदा मिलता है, लेकिन इसका कोई आकार नहीं होता, इसलिए इसको अमूर्तमान माना जाता है। नेक्स्ट है आपका ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क मीन्स व्यापार चिन्ह। व्यापार चिन्ह क्या होता है, आप देखिए तो सपोज दैट हमारा कोई ऐसा लोगो है, हमारा कोई ऐसा चिन्ह है जो कि लोगों में उसका बहुत फेम है, उसका लोग उसको देखते ही पहचान लेते हैं ना। तो अगर कोई व्यक्ति अपने सामान पर हमारा लोगो लगा के बेच रहा है तो वो क्या हो रहा है कि हमें मिलने वाले फायदे को वो डायरेक्ट ले रहा है। तो हम क्या करते हैं कि फायदा लेने के लिए क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को अथॉरिटी दे सकते हैं कि आप हमारे चिन्ह को, व्यापार चिन्ह को यूज कर सकते हो, और उसके बदले हमारे उससे कुछ सिस्टम बन जाता है कि वो हमें कितना पेमेंट करेगा। हम अपने कुछ पेमेंट लेने के बाद उसको ये अथॉरिटी देते हैं अपने ट्रेडमार्क को यूज करने के। तो प्रोडक्शन वो व्यक्ति करता है, मार्केट में सेल वो करता है, और उसकी टोटल सेल पर हमारा कुछ उसके साथ फिक्स चार्ज होता है कि हमारा इतना चार्ज देने के बाद आप मेरे लोगों को यूज करके मार्केट में वस्तुओं को बेच सकते हो। तो इसका भी कोई आकार नहीं है, इसका भी कोई, इसको हम छू नहीं सकते, इसे महसूस नहीं कर सकते, लेकिन इसके लाभ को हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट वे में ले सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारे पास टेंजिबल और इनटेंजिबल दो तरह के रियल अकाउंट होते हैं। रियल अकाउंट वास्तविक, जो वास्तव में होते हैं, जिनका हमें लंबे समय तक फायदा मिलता है, कुछ को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन कुछ के फायदे को हम डायरेक्ट ले सकते हैं, लेकिन उनका कोई आकार फिक्स नहीं होता है, उन्हें हम देख नहीं सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास ये रियल अकाउंट की जानकारी आपने करी। नेक्स्ट आपका है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट की बात अगर की जाए तो ऐसे खाते, देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें हो गई, एक तो व्यक्तिगत खाते में व्यक्ति हो गया, वस्तु और संपत्ति हो गई आपकी किसमें, रियल अकाउंट में। अब तीसरे में बचता क्या है, आय और व्यय। मींस ऐसे खाते जो या तो आय से संबंधित हों या तो वो व्यय से संबंधित हों, तो उन खातों को हम किस में रखते हैं, नॉमिनल अकाउंट में रखते हैं। लेकिन इसके साथ साथ दो चीजें और होती हैं, लाभ और हानि। मींस इसको भी चार पार्ट में हम कर सकते हैं। या तो हमारे खाते किससे संबंधित होंगे, आय से संबंधित होंगे, या तो हमारे खाते संबंधित होंगे व्यय से संबंधित होंगे, या तो लाभ होगा और या तो हानि होगी। इन चार चीजों को इंडिकेट करने वाले खाते हमारे आते हैं नॉमिनल अकाउंट में। अगर आय की बात करें तो हमें ब्याज मिल सकता है, हमें कमीशन मिल सकता है ना। व्यय की बात करें तो हमें ब्याज भुगतान करना पड़ सकता है,
कमीशन भुगतान करना पड़ सकता है, वेतन भुगतान करना पड़ता है, मजदूरी भुगतान करनी पड़ती है। तो इस तरह से हमारे व्यय होते हैं। लाभ भी हमें कई तरह से मिलते हैं बिजनेस में और हानियां भी होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वे खाते जो आय, व्यय, लाभ व हानि से संबंधित होते हैं हमारे वे अवास्तविक खाते कहलाते हैं। तो ये रहे हमारे खाते, खातों का वर्गीकरण और खातों का विभाजन। एक बार फिर देख लेते हैं। खातों को मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड किया गया है, व्यक्तिगत खाता और अव्यक्तिगत खाता, पर्सनल और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है। पहला नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा कृत्रिम या आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और किस अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं? नेचुरल पर्सनल में नेचर के द्वारा बनाए गए व्यक्ति, इसके साथ कैपिटल ड्राइंग्स भी आते हैं। नेक्स्ट ये कृत्रिम व्यक्तिगत या आर्टिफिशियल में वे ऑर्गेनाइजेशंस, वे संस्थाएं जिन्हें व्यक्तियों के द्वारा बनाया गया है, लेकिन वो कार्य कैसे करते हैं? बिल्कुल व्यक्ति की तरह करते हैं। कौन काम करते हैं? ये तीन काम करते हैं। तीसरा हमारे प्रतिनिधि व्यक्तिगत, वे खाते जो सीधे सीधे किसी व्यक्ति को या किसी संस्था को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें उनकी तरफ इंडिकेट करते हैं, ऐसे हमारे कहलाते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। दूसरा हमारा इम्पर्सनल, इम्पर्सनल को दो भागों में बांटा गया है हमारा, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट वास्तविक खाते जिनकी कोई शेप होती है, जिनका कोई जो वास्तव में होते हैं, जिनकी बारे में हम एहसास कर सकते हैं, इनको भी दो भागों में बांटा गया है। पहला टेंजिबल और दूसरा इंटेंजिबल। टेंजिबल मूर्तमान, जिनका कोई फिक्स नेचर फिक्स शेप होता है, उसकी कोई फिक्स मूर्ति होती है, आकार होता है। दूसरा इंटेंजिबल, जिसके साथ ये फिक्स मूर्ति और आकार नहीं होता है, लेकिन लंबे समय तक हम इसके लाभ से इसके लाभ को ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है नॉमिनल अकाउंट, आय, व्यय व हानि से संबंधित। अब यहाँ पे हम देखते हैं, थोड़ा सा रूल भी आप देख लें, क्योंकि उस रूल के अकॉर्डिंग ही आप जर्नल एंट्री करेंगे। अब रूल के लिए चलिए कोई बात नहीं, हम रूल के लिए आपसे एक दूसरी वीडियो पे चर्चा कर लेंगे और वहां पे हम आपसे बात कर लेंगे कि इनमें कौन से रूल लगते हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप केवल खातों को पहचानिए कि कौन सा खाता किस नेचर का है और वो किस ग्रुप के अंतर्गत आता है, क्योंकि उस ग्रुप के अनुसार ही यहाँ पे रूल लग सकता है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपने यह जान लिया होगा कि खाता क्या होता है और खाता मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, और खाते का नाम लेने के बाद आप खाते को बता जरूर सकते हो कि ये कौन सा खाता है। मींस मद का नाम लेने पर आप खाते के बारे में बता सकते हैं। धन्यवाद।